So, hello everyone. Today we are going to discuss about the current affairs of February 2020 for the subject of environment, and mainly we are going to cover the news which are came in the Hindu newspaper. So, let's start with the first news, and that is Indian leopard suffered 75 to 90% population decline. So ये स्टडी हुआ था कि 75 to 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है लेपर्ड्स का, एंड ये स्टडी was conducted by the scientists from the Center for Wildlife Studies and the Wildlife Institute of India. So ये दोनों के अकॉर्डिंग ये जो साइंटिफिक स्टडी हुआ है, so उसमें मोस्टली जेनेटिक डेटा इसका यूज किया था. जेनेटिक डेटा फ्रॉम द लेपर्ड्स वेर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ डिक्लाइन. सो ये मे भी क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट है कि ये जेनेटिक एनालिसिस कौन से 4 एरियाज डिटरमाइन करते हैं कि जहां पे लेपर्ड पॉपुलेशन ज्यादा है. सो दैट आर द वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, सेमी एरिड रीजन, शिवालिक रीजन एंड तराई रीजन. सो ये 4 एरियाज में मोस्टली पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है. नेक्स्ट इज most important thing is the decline is between 120 to 200 year, not the recent one. So ये decline अगर आप देखोगे तो 75 to 90% जो decline है, so वो decline last 120 to 200 years का ये डेटा है, और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा के अकॉर्डिंग कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. और दूसरी बात ये है कि there must be a pursuit to stable due to broad geographic distribution. मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दे मे हैव सफर्ड अ पॉसिबली ह्यूमन इंड्यूस्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन. सो इसका एक मेजर रीजन यहाँ पे बताया गया कि ये जो डिक्लाइन हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, पोचिंग, हंटिंग, इसके ड्यू टू ये पूरा डिक्लाइन हुआ है. एंड ऑल्सो अनदर रीजन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे. तो इनका जो फूड है, तो वो कंसेक्यूटिवली जो लास्ट फ्यू ईयर्स है, लाइक 200 ईयर्स में, वो प्रेज या फिर उनका फूड डिक्लाइन हुआ है. तो दैट्स व्हाई उनके एरियाज पे डिक्लाइन हुआ है. सो साइंटिस्ट से दैट एन इनिशिएटिव सिमिलर टू प्रोजेक्ट टाइगर इज रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे उन्होंने जरूरत बताई कि साइंटिस्ट ने कि यहाँ पे अभी सेम प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इंडिया में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है लास्ट 40-50 ईयर्स में फ्रॉम 1972. सो सेम यहाँ पे भी सेम लेपर्ड प्रोजेक्ट अगर हम डेवलप करते हैं, सो दैट वी कैन improve the numbers of leopards. So project tiger अगर डिस्कशन में आता है, so you need to go through this project also. Already we have covered this session in the last few months coverage. So that is 1973 में ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है एग्जैक्टली. उसके एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज एनटीसी है. सो वी ऑलरेडी कवर दैट पार्ट. ठीक है. सो बस आप प्रीवियस इसमें से यहाँ पे स्टडी करना है आपको. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर इंडियन लेपर्ड के बारे में देखते हैं, बिकॉज द न्यूज इज फॉर द इंडियन लेपर्ड. सो इंडियन लेपर्ड, also known as the common leopard, the Indian leopard is one of the big cats occurring on the Indian subcontinent. But on other hand, the leopard is the smallest of the big cats and is known for its black spotted coat. ठीक है. तो जितने भी बिग कैट्स होते हैं या बिग कैट्स के जो कैटेगरीज आते हैं, तो उसमें ये सबसे छोटा होता है, उतना याद रखना है. इन ऑल दैट लेपर्ड जितने भी होते हैं, तो वो लेपर्ड में से इंडियन लेपर्ड इज द बिग वन. सो उसमें अपार्ट फ्रॉम द एशियाटिक लायन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे लेपर्ड के अपार्ट फ्रॉम द लेपर्ड्स, वी ऑल्सो हैव द एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये साइंटिफिक नेम इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो गए, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑल्सो. सो ये बिग कैट्स के कैटेगरी में आते हैं, ये हमने देखा है. बस एक होता है कि सम ऑफ द आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर मिस्टेकनली आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि जो ब्लैक, एंटायरली ब्लैक कलर के जो पैंथर्स हम जिसको बोलते हैं ब्लैक पैंथर्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज जैगवार. ठीक है. तो जैगवार जो होते हैं, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये भी लेपर्ड के कैटेगरी में आता है. तो मेलानिज्म इज अ कॉमन occurrence in leopards wherein the entire skin of the animal black in color including its spots. जनरल लेपर्ड में अगर आप देखोगे
तो देर आर मल्टीपल ब्लैक स्पॉट्स, बट यही ब्लैक स्पॉट्स अगर एंटायर बॉडी पे होते हैं, मीन्स एंटायरली कवर्ड विद अ सिंगल कलर दैट इज ब्लैक कलर, सो इट इज कॉल्ड एज द ब्लैक पैंथर मीन्स जैगवार. तो ये सेम कैटेगरी में आते हैं and most of the time mistakenly thought to be different species, but this is not the different species. It comes under the big cat category, or we can say the part of the leopard also. So next is उनके habitats यहाँ पे provide किए आपको, ठीक है. So please go through this. तो habitats में अगर देखोगे तो different forest types यहाँ पे rain forest, temperate forest and coniferous forest, deciduous forest means snow leopard देखोगे आप तो वहाँ पे coniferous forest में या some of the जम्मू कश्मीर region में आपको दिख जाएंगे. Grasscup, grasslands, मेजरली ग्रासलैंड लेपर्ड्स के लिए सही एरियाज होते हैं, तो वहां पे लेपर्ड्स आपको दिखेंगे. मैंग्रोव्स में भी आपको दिखेंगे सुंदरबन के. तो ये कंप्लीटली उनका हैबिटेशन है. उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17 स्टेट में, जैसे टाइगर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइगर्स जैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम लेपर्ड्स भी इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेम हिमालयन नॉर्थ साइड में वगैरह में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. उनका स्टेटस देखते हैं कि स्टेटस अगर देखा जाए तो शेड्यूल 1 में आती है WPI के मींस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको अवेलेबल है. नेक्स्ट इज अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, एंड थर्ड इज द वल्नरेबल इन IUCN लिस्ट. सो IUCN में इनका लिस्टिंग क्या है, वल्नरेबल. सो दीज पार्ट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज में था, तो मे बी इनको कंजर्वेशन करना है ऑन द सेम लाइन ऑफ द NTCA मींस जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है या टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है इंडिया का, तो वही लाइन पे हमको इनको कंजर्व करने के लिए साइंटिस्ट ने नीड बताई, तो मे बी इस पे क्वेश्चन बन सकते कंजर्वेशन. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज इसका वे फॉरवर्ड वही बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर आप अगर इवन दो मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, सो you need to write that the similar project tiger similar to the tiger project इनके ओवरऑल कंजर्वेशन के लिए जरूरत है. सो मेन डिक्लाइन के रीजंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ह्यूमंस एंड देन हैबिटेट लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आल्सो गो थ्रू दिस आल्सो, ठीक है. सो नेक्स्ट इज ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया मूव्स टू इंक्लूड एलिफेंट एंड बस्टर इन ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट. सो सबको पता है कि 13 कॉन्फ्रेंस हुआ था कॉप का, that is convention on conservation of the migratory species of wild animals, and it is the environment treaty under the UNEP means United Nations Environment Program. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में इस साल हुआ है. सो ये कहाँ पे हुआ है इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज गांधीनगर गुजरात फेब में हुआ था. सो मे बी इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि CMS का मीटिंग मीन्स कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था, इस साल इंडिया में हुआ है. And India has been designated the president of COP for the next 3 years. मतलब हम CMS की जो भी मीटिंग्स होगी उसके लिए आने वाले 3 साल के लिए हम इसको होस्ट करेंगे. The theme of the conference, ये भी पूछ सकते हैं कि CMS के इस बार जो मीटिंग हुई उसकी थीम क्या थी. That is migratory species connect the planet and we welcome them. Again, migratory species connect the planet and we welcome them. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, so please go through this. एंड इस साल एक उसका मैस्कट जो था CMS का जो इंडिया में हुआ है COP13 CMS COP13, सो दैट इज इंडियन बस्टर्ड आल्सो नोन एज गिब्बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो मे बी गिब्बी भी ऑप्शन में दे सकते हैं. सो ये जब मीटिंग हुआ है यहाँ पे इंडिया में, सो इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज मेंशन किए कि एलिफेंट एंड बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि जिनको कंजर्वेशन लिस्ट में लाना पड़ेगा. अगर आप उसमें कंजर्वेशन लिस्ट के अपेंडिक्स 1 में लाते हो, सो यहाँ पे क्या होगा कि उनका कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स लिए जाएंगे. सो देखते हैं, हैविंग द एलिफेंट एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द लिस्ट, मोर फॉर्मली नोन एज अपेंडिक्स 1, would pursue countries neighboring India where wild animals such as tiger, elephant and into the foray to direct more resource and attention to protecting them. Means more resource available हो जाएंगे and attention होगा उनके protection के लिए. So right now there are 173 species which are included in Appendix 1 of the CMS, means conservation of migratory species में total 173 species है. So India चाहता है कि अभी उसमें ये 2 species भी add हो जाए, that is elephant and great Indian bustard. So ये migratory species है, याद रखना. Next is CMS का exactly background क्या है देखते हैं.
So CMEC is comes under the directly under the UNEP, United Nations Environment Program, and it is also referred as the Bonn Convention. So देखो Bonn Convention अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है या मैच द पेयर्स एक्सेट्रा कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है. So याद रखना है Bonn Convention is related to CMS means Convention on Migratory Species. एंड सेकंड बॉन्ड चैलेंज एक होता है. तो बॉन्ड चैलेंज इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग जो पेरिस समिट में इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में बॉन्ड चैलेंज ऐसे कुछ डिक्लेरेशन आपको दिखा होगा पेरिस समिट में 2015 में. तो वो बॉन्ड चैलेंज किसके लिए है? सो दैट इज फॉर अफॉरेस्टेशन कि इतना इतना एरिया में हम प्लांटेशन करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे. सो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. बॉन्ड चैलेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट. बॉन्ड कन्वेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो बॉन्ड कन्वेंशन किसके लिए? सीएमएस के लिए, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म for the conservation and sustainable use of migratory animals and their habitats. So ये बहुत important है. So please go through this Bonn Convention and CMS also, and please differentiate between Bonn Challenge and Bonn Convention. So classification of species under this convention is migratory species threatened with extinction are listed in Appendix 1. So Appendix 1 में कौन से होंगे only? So those species which are migratory species, first thing, and second which must be threatened with the extinction. So जिनको threaten मतलब एक हायर डिग्री ऑफ थ्रेट ऐसा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. जैसे IUCN की लिस्टिंग में हमने देखते हैं कि एक्सटिंक्ट से पहले भी एक लिस्ट होता है कि एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो दैट मींस वहां पे अटेंशन ज्यादा होगा. सो ये इंपॉर्टेंट होगा. तो अपेंडिक्स 1 में अगर आता है एलिफेंट एंड बस्टर्ड, सो ये इंडिया में बहुत अच्छी बात होगी कि उनका कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स लिए जाएंगे. So migratory species that need or would significantly benefit from the international cooperation are listed in Appendix 2. So migratory species mostly that need or would significantly benefit from the international cooperation are listed in Appendix 2. तो Appendix 2 क्या होता है? So ये भी एक बार पढ़ लेना. And CMS is only global UN based international organization. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. It is the only global UN based international organization and established exclusively for the conservation and management of terrestrial, aquatic, avian migratory species. So terrestrial also, aquatic also, and avian species also. Not only the avian etc etc. ठीक है, इसमें terrestrial भी आते हैं, इसलिए तो हमने elephant लिया. ठीक है. Next news is scientist radio tag Indian pangolin. So रेडियो टैगिंग हुआ है. ये क्यों होता है रेडियो टैगिंग? बिकॉज जैसे कि नॉर्मली अगर आप इसको रेडियो टैगिंग करते हो तो इसके एक्टिविटीज क्या होते हैं, डे एक्टिविटीज, नाइट एक्टिविटीज क्या होती है, इनके जो माइग्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी हमको डेटा निकालना है उनके ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटी के लिए. या और एक इंपॉर्टेंट थिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इनका हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है या इलीगल ट्रेड हो रहा है, सो दैट वी कैन आल्सो ट्रैक विद दैट रेडियो टैग टेक्निक. सो देखते क्या ये. सो फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव रेडियो टैग द इंडियन पैंगोलिन and it is an endangered animal that is rarely sighted in forest. So it is the endangered one. India में rarely मिलता है ये. It is the joint initiative of the special task force of the MP. मतलब MP का एक special task force है वो, and department, forest department also, and non-profit the wildlife conservation trust, WCT means the wildlife conservation trust. तो इनके initiative से ये radio tagging स्टार्ट किया है. तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट का जस्ट ओवरलुक कर लेना एक बार. इट इज एनजीओ एंड इनके एग्जैक्टली फॉरेस्ट या रिवर सिस्टम जो है वहां पे, तो कंप्लीटली उनके डिपार्टमेंट या लोकल कम्युनिटीज के हेल्प की वजह से, हेल्प के साथ या अदर एनजीओस के साथ ये कंजर्वेशन प्रोग्राम रन करता है. एंड इट एनविसाज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इंडियाज रिच नेचुरल हेरिटेज. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट. सो आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. दैट इज रेडियो टैगिंग इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ ट्रांसमीटर टू एन एनिमल टू मॉनिटर इट्स मूवमेंट. जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल उनकी मूवमेंट्स, डे नाइट मूवमेंट या 24/7 मूवमेंट ट्रैक करने के लिए ये टैगिंग किया जाता है. तो इसके पहले इंडिया में पैंगोलिन के लिए फर्स्ट किया है, बट इसके पहले और भी एनिमल्स के लिए किया था. दैट इज टाइगर, लेपर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स. इनको ऑलरेडी हमने ये टेक्निक यूज किया, बट पैंगोलिन के लिए फर्स्ट टाइम कर.
and in order to know ecological develop and effective conservation plan for it. तो इनके लिए इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान हम रन कर सकते हैं. तो वर्ल्ड पैंगोलिन डे 15 फेब होता है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट ओवरलुक करो एंड स्किप करना. And it is an international attempt to raise awareness of pangolin and bring together stakeholders to help protect this species from the extinction. तो इसलिए ये वर्ल्ड पैंगोलिन डे सेलिब्रेट करते हैं. So how is tagging helpful? Yes, definitely बहुत helpful होगा, because it helps to understand the habitats के exactly उनके habitats कहाँ पे located है, या उनकी it is a nocturnal animal, so monitor its movement कि कहाँ पे transmit करते हैं, इनके routes क्या है. रेडियो टैगिंग involves attaching transmitter to monitor their movements, ठीक है, and curb poaching. So जैसे स्मगलिंग एंड पोचिंग होता है, so ये जहाँ पे स्मगलिंग होगा या पोचिंग होगा और वहां पे हंट हो रहा है फॉर एग्जांपल, सो हम ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में पोचिंग हो रहा है. सो इट इज टू डेवलप एन इफेक्टिव कंजर्वेशन प्लान. सो इसके कंजर्वेशन प्लान के लिए ये रेडियो टैगिंग टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हेल्पफुल होगी इंडिया में. सो नेक्स्ट इज पैंगोलिन क्या है देखते हैं. सो पैंगोलिन, आउट ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ पैंगोलिन, इंडिया में 2 मिलता है. टोटल ऐसे वर्ल्ड में 8 स्पीसीज है पैंगोलिन के, तो उसमें से इंडिया में 2 है. दैट इज फर्स्ट इज द इंडियन पैंगोलिन, व्हाट वी आर डिस्कसिंग रिसेंटली, मतलब जो न्यूज में वही है इंडियन पैंगोलिन, एंड सेकंड इज द चाइनीज पैंगोलिन. सो बोथ दीज आर फाउंड इन इंडिया. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इंडियन पैंगोलिन अगर देखा जाए तो उसके एग्जैक्टली टर्मिनस स्केल होता है, इज आल्सो प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ द टेल, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो. एंड वो चाइनीज पेंगोलिन में अगर देखा जाए तो वो अलग होगा. सो आपको ये एक होमवर्क है कि आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो नेक्स्ट इज IUCN में लिस्टिंग कैसे है. तो इंडियन पैंगोलिन इज डिफरेंट, दैट इज एंडेंजर्ड, एंड चाइनीज पैंगोलिन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज कोरोना का भी एक रीजन बोल रहे कि पैंगोलिन एक्सेट्रा, बट देखो वो पता नहीं कि कितना है, बट न्यूज में था तो शायद पूछ सकते हैं. तो इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड में आता है, चाइनीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर देखा जाए तो शेड्यूल 1 में आता है ये, ठीक है. तो वो एक इंपॉर्टेंट होगा शेड्यूल 1 में, मतलब इनको भी हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है. नेक्स्ट इज हैबिटेट क्या है इनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंटली लोकेटेड इन इंडिया. इंडियन पैंगोलिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सेप्ट द अरिड रीजन, हाई हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय छोड़ के इंडियन पैंगोलिन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ऑल्सो फाउंड इन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा. बट चाइनीज पैंगोलिन इज फाउंड इन द हिमालय, मतलब चाइनीज पैंगोलिन जो इंडियन पैंगोलिन के एक्सेप्टेड एरिया है वहां पे ज्यादातर दिख रहे हैं, दैट इज हिमालय फुटहिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट, एंड अदर स्टेट कंट्रीज आल्सो, दैट इज नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश अगर देखा जाए तो वहां पे ये मिलता है. सो ये बहुत मेजर डिफरेंस है. सो गो थ्रू दिस. एंड लास्ट इज द थ्रेट क्या इनको, तो सेम जैसे हंटिंग, पोचिंग, लोकल कंजम्पटिव मीट, इसका मीट भी कंज्यूम करते हैं लोग, ठीक है. तो वो एक आपको देखना है. इसके आगे भी इसके कुछ इश्यूज है वो देखते हैं हम. सो दैट इज फीडिंग, ये किस पे डिपेंड होता है, दैट इज फीडिंग ऑन एंड्स एंड टर्माइट्स. इस पे ये इनका प्रे होते हैं मोस्टली. एंड सेकंड, इट इज अ नॉक्टर्नल एंड रिसेट डीप बरो ड्यूरिंग द डे, मींस ये रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं. ओवरऑल उनके जो फूड कंजम्पशन टाइम होता है तो मोस्टली नाइट का होता है, इसलिए नॉक्टर्नल कहते हैं इनको. एंड डे टाइम में ये जो बरोज होते हैं, डीप बरोज, होल्स होते हैं, तो उसमें ये रेस्ट करता है. एंड नेक्स्ट इज द इट हैज द सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर्स सच एज द टाइगर्स एक्सेट्रा. तो ये प्लीज पढ़ लेना आप. द कलर ऑफ इट्स स्केल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द अर्थ. तो ये कलर्स अपने चेंज करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. लाइक शैमलियन जैसे करते हैं तो वैसे ही इनका कलर चेंज होता है. तो नेक्स्ट इज द थ्रेट क्या इनको, तो यस डेफिनेटली हंटिंग फॉर इट्स मीट्स एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन आल्सो. सो ये मेडिसिन के लिए भी बेनिफिशियल ऐसे कहा जाता है कि जो सोराइसिस होता है, तो सोराइसिस पे चाइनीज पैंगोलिन एक सॉल्यूशन या मेडिसिन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसके इलीगल ट्रेड बहुत होता है. तो ये मे भी क्वेश्चन बन सकता है. सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस कंटेंट विद द रेडियो टैगिंग एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं. नेक्स्ट इज भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ये केरला के बारे में, केरला में आता है. केरला टू हैव वन मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो केरला में अगर देखा जाए एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो उसका जो बफर जोन है, तो उसके बफर जोन में भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना, उसके बफर जोन में ये भवानी रीजन आता है, तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं.
सो देखते हैं क्या न्यूज है। तो भवानी कंप्राइजिंग बफर जोन ऑफ साइलेंट वैली टू बिकम 25th प्रोटेक्टेड एरिया इन केरला। सो देखो न्यूज में तो स्टेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भवानी कौन से स्टेट में आता है, केरला में कौन सी, मतलब कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर ये सैंक्शन होता है, ऑलमोस्ट हो ही गया है मतलब, तो अगर ये सैंक्शन होता है तो ये कौन से स्टेट में, ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड साइलेंट वैली का ये पार्ट है भवानी, तो ये साइलेंट वैली पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से माउंटेन रेंजेस में आता है। सो नेक्स्ट इज केरला टू हैव वन मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये एग्जैक्टली देखो कहाँ पे है, तो दैट इज द भवानी रेंज, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सो ये केरला में आता है देखो कंप्लीटली, तो ये है साइलेंट वैली एंड सेकंड इज दिस भवानी। तो ये एरिया सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट चल रहा है। सो ऐसे इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है, प्लीज गो थ्रू दिस बिकॉज यूपीएससी के फेवरेट एरियाज है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो कैसे भी आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और इसका ही एक पार्ट होगा दैट इज भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी डिमांड हो रही है फिलहाल। एंड सेकंड इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी और भी प्रेजेंट है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। केरला में देखो एक कुछ पार्ट आता है वायनाड का, देन पेरियार, अन्नामलाई, नेयार एंड मुंडनथुराई। सो ऐसे कुछ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट्स है। सो प्लीज गो थ्रू दिस, जितने भी केरला में होंगे वो भी आपको चेकआउट करना है। सो भवानी क्लियर है सबको, है ना? तो देखो किसका पार्ट है, साइलेंट वैली का पार्ट है एंड उसके बफर जोन का ये पार्ट है। तो मे बी मैक्सिमम यहाँ तक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। Then strawberry finch. Recently, a strawberry finch bird has been spotted in the vicinity of Akkulam Lake in Kerala. So केरला में ये ब्यूटीफुल एक बर्ड स्पीसीज फाइंड आउट हुई है एंड वो है स्ट्रॉबेरी फिंच। सो ऑलमोस्ट इसका कलर अगर आप देखते हो तो रेडिश एंड रेड एंड व्हाइट स्पॉट्स है इस पे। सो ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वेली लेक। तो ये वेली लेक क्या है, अकुलम लेक क्या है, ये आपको लोकेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी फिंच इज आल्सो नोन एज रेड अवदावत, ठीक है, रेड अवदावत एंड अमन दावा ऐसे भी, और एक इसके नाम है रेड मुनिया भी एक नाम है। सो ये अहमदाबाद से ओरिजिनेट करता है, मींस डिराइव फ्रॉम द सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसलिए उसको कुछ नाम दिया अलग से, द स्पीसीज एज अहमदाबाद। मींस क्या है, ये अहमदाबाद से, गुजरात से मोस्टली मिलता था यहाँ पे, और यहाँ से ये माइग्रेट होके आपको केरला में रिसेंटली कुछ लेक्स में दिखा है। सो ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एंड ओपन ग्रासलैंड ट्रॉपिकल एशियाज वगैरह वहां पे मिलता ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मतलब ये न्यूज में ज्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हार्डली आया तो बन सकता है क्वेश्चन, बट न्यूज है, द हिंदू में आया तो हमें देखना ही है उसको। नेक्स्ट इज MM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सून टू बी अ टाइगर रिजर्व। सो अप्रूवल ऑफ द NTCA मींस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये अप्रूवल अगर देते हैं, सो ये अप्रूवल देने के बाद मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आता है कर्नाटक में। सो कर्नाटक में ऑलमोस्ट अभी 6 हो सकते हैं, अभी तो फिलहाल तो 5 टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, और टोटल अभी 6 टाइगर रिजर्व हो गए। ऑलमोस्ट ये सैंक्शन मिलने वाला है, अप्रूवल फ्रॉम द NTSA जैसे मिल जाता है तो मलाई मधमेश्वर MM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सून टू बी अ टाइगर रिजर्व, तो ये टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो 50 टाइगर रिजर्व है ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से अगर ये सैंक्शन हो जाता है तो इट इज गोइंग टू बी 51, ठीक है। तो MM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखते हैं और कौन से कर्नाटक में, नगरहोले, भद्रा एक टाइगर रिजर्व है, अंशी दांडेली एक टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल BRT जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, BRT टाइगर रिजर्व है। तो ऐसे टोटल 5 टाइगर रिजर्व फिलहाल कर्नाटक में है, और ये ऐड होता है तो दैट इज गोइंग टू बी द 6th वन। सो देखते हैं। तो मलाई मधमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, ठीक है। तो जस्ट ओवरलुक करो, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। सो 906 स्क्वायर किलोमीटर इतना ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अगर देखा जाए तो BRT टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड कावेरी टाइगर रिजर्व इसके बीच में आता है। जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम या मैप। MM हिल्स देखो यहाँ पे आता है, ये MM टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसका नाम थोड़ा सा हार्ड है। देखो मलाई महादेश्वरा, सो मलाई महादेश्वरा हिल्स आते ही है, तो यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखना ये इसके लेफ्ट में BRT टाइगर रिजर्व,
इसके थोड़ा साउथ वेस्ट में अगर देखोगे तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है, एंड यहाँ पे नॉर्थ में अगर देखोगे तो नॉर्थ कावेरी टाइगर रिजर्व आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ में या कावेरी रीजन के आसपास आता है, ये कावेरी के साउथ में MM हिल्स। सो ये इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो देखो ये पूरे डायग्राम आप स्टॉप करके अगेन रिपीट देख सकते हो। सो ऑलरेडी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो इसको हम टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मोस्टली देखा जाए तो ड्राई डेसिडियस टाइप ऑफ स्क्रब फॉरेस्ट वगैरह है, या फिर डेसिडियस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, शोला फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलता है। अदर देन दिस टाइगर पॉपुलेशन, एलिफेंट्स भी यहाँ पे, लेपर्ड्स भी है, वाइल्ड डॉग, बाइसन, सांबर, स्पॉटेड डियर, ऐसे कुछ यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन, या लंगूर्स वगैरह भी दिख रहे हैं देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सो एनटीसीए अगेन आता है न्यूज में, तो प्लीज एनटीसीए पढ़ो, बहुत बार न्यूज में आया, तो एनटीसीए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसको, ये लास्ट स्लाइड्स में रह गया था देखो। So it is the statutory body. NTCA is the statutory body, and 2006 में amendment हुआ था, तो but 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट न्यूज इज इन केरला 2130 मींस 2130 इतने आइलैंड्स ब्रॉट अंडर द CRZ रिजिम। तो जितने मोस्ट ऑफ द यहाँ पे CRZ, मतलब पता होगा आपको शायद कोस्टल रेगुलेशन जोन, बट नहीं भी पता है तो हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली CRZ क्या होता है। कोस्टल एरियाज को हम रेगुलेट करते हैं बिकॉज यहाँ पे भी एक बायोडायवर्सिटी होती है, इंपॉर्टेंट मरीन बायोडायवर्सिटी होती है, टेरेस्ट्रियल बायोडायवर्सिटी होती है, या ट्रांजिशनल बायोडायवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, इको टोन एरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये। और यहाँ पे अगर कोई डिग्री ऑफ थ्रेट है because of the development by the humans, so we need to conserve that, and वहाँ पे regulations करना पड़ेगा, तो इसलिए coastal area regulation zone होता है। so देखते हैं यहाँ पे almost 2130 इतने सारे CRZ के अंडर उन्होंने लाए। तो देखना है क्या है हमको। The list was prepared by the National Center for Earth Science, इन्होंने ये प्रिपेयर किया था ये लिस्ट, एंड सम CRZ वायलेशंस हो रहे थे, इसलिए हम इसको अभी इंक्लूड किया है। तो देखते हैं। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन बीइंग इम्पोज्ड ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस एरिया। सो अगर ये टोटल इतने आइलैंड्स अगर लाए जाते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शन, उन पे रेस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। सो नो न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटी विल बी परमिटेड इन दीज आइलैंड्स इन एन एरिया बिटवीन द हाई टाइड लाइन एंड 50 meters टुवर्ड द लैंडवर्ड साइड। सो जितने भी एरियाज है बिटवीन हाई टाइड लाइन एंड 50 meters टुवर्ड द लैंडवर्ड साइड। सो इसकी डेफिनेशन रिसेंट नोटिफिकेशन में CRZ के नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट हुआ है 19 में। सो 50 को अभी 20 कर दिया है, सो दैट जितने भी एरियाज है, मतलब पहले कैसा था देखो, तो हाई टाइड लाइन, जो भी हाई टाइड लाइन है एंड लैंडवर्ड साइड से, तो 50 मीटर तक जो एरियाज आते हैं तो वहां पे रेगुलेशन किया जाएगा। बट अभी ये 20 कर दिया है, सो दैट एक्स्ट्रा 30 एरिया जो है तो वहां पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट के लिए थोड़े ईज किए यहाँ पे रूल्स, सो वो हम बाद में देखते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिस्ट ऑफ द केरला आइलैंड इज बीइंग ड्रॉन अप, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है केरला में। तो CRZ क्या होते हैं देखो, CRZ न्यूज में तो मे बी वहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो CRZ नोटिफिकेशन 18 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शैलेश नायक कमिटी। तो मे बी ये भी क्वेश्चन बन सकता है शैलेश नायक कमिटी पे। सो इसमें क्या क्या आता है तो देखो, सीज, बेज, एस्चुरीज, क्रीक, रिवर्स, बैक वाटर्स, ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट इज 1991 में ये नोटिफिकेशंस आए थे, तो उसमें देखना है आपको CRZ 1 ऐसे टोटल 4 जोन्स किए CRZ के एज पर देयर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन लेवल्स के हिसाब से। तो CRZ 1 इज द हाईली प्रोटेक्टेड, मींस इट इंक्लूड्स द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, कि जहां पे डेवलपमेंट करना is not favorable for the that habitat. So where no construction is allowed except the activities of atomic power plants and defense. तो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस के लिए या एनर्जी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जहाँ पे नेसेसिटी है, तो वहां पे एग्जेम्पशन होगा, बट अदरवाइज अदर डेवलपमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं हो गया। दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होते हैं, तो दैट इज CRZ 1। CRZ 2 देखो क्या होता है कि डेजिग्नेटेड अर्बन एरियाज है ये, एंड सब्सटेंशियली बिल्ट अप, मतलब ऑलरेडी थोड़े से डेवलप बिल्ट अप हुए थे, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर अलाउड ऑन द लैंडवर्ड साइड ओनली। ठीक है, तो CRZ थोड़ा सा ईज होता है। CRZ 3 में देखो रिलेटिवली अनडिस्ट्रिब्यूटेड अनडिस्टर्ब एरिया,
मेनली रूरल एरिया किस में होता है, तो CRZ 3 में होता है. There is no new construction of building allowed in this zone except the repairing of the existing one. तो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, रूरल एरिया में मेनली होता है ये. न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं, बट एग्जिस्टिंग जो है उनका आप डेवलपमेंट कर सकते हो या उसकी रिपेयरिंग कर सकते हो. नेक्स्ट इज CRZ 4 होता है वाटर एरिया कवर्ड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल टुवर्ड द सी. मींस लो टाइड लाइन जो होता है लेवल टुवर्ड द 12 नॉटिकल माइल्स और द सी, मतलब सीवर्ड साइड में 12. तो ये पूरा एरिया, इसमें जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स आएंगे, सो वो किस में होगा, CRZ 4 में होता है. सो एक्सेप्ट फॉर द फिशिंग एंड related activities, all actions impacting the on the sea and the tidal water will be regulated in this zone. So mostly fishing वगैरह यहाँ पे बस allowed होगा, but बाकी activities यहाँ पे allowed नहीं होगी. So these are all the CRZ. Please आप इसको revise करो, तभी आपको ये याद रहेगा. So next is important thing, देखो within 50 meters CRZ area of these islands only the repair and reconstruction of existing dwelling units of local will be permitted. Beyond 50 meters limit, the local communities could be construct new dwelling units. Permission of the local body is necessary, because यहाँ पे अगर उसके बियॉन्ड आपको डेवलप करना है तो आपको वहां पे प्रॉपर परमिशन लगेगी. बट जैसे मैंने कहा कि अभी रिसेंटली सब्सिक्वेंट CRZ नोटिफिकेशन में थोड़े अमेंडमेंट किए गए थे, एंड जो 50 मीटर का लिमिटेशंस है तो उसको अभी 20 मीटर किया है. तो मे बी ये भी क्वेश्चन बन सकता है 20 मीटर्स पे. CRZ रेगुलेशन में अभी 20 तक उसको लिमिट किया है, मींस एक्स्ट्रा जो 30 मिल रहा है आप वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हो. ठीक है. Next news is center to bar domestic RO system in place where tap water meets BIS norms. So center ने क्या किया है कि जहाँ पे RO जहाँ पे BIS norm, जो भी BIS norm मेंशन करते हैं कि ये norm मतलब जो नॉर्म्स है कि प्रॉपर नॉर्म्स यहाँ पे फुलफिल किए गए कॉर्पोरेशन ने, तो वो एरियाज में आरओ की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर है. और वो उसको भी अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो, आरओ करते हो, सो वहां पे क्या होगा कि मिनरल के जो कंटेंट्स है वो कम हो गए, जो सॉल्ट कंटेंट्स नेसेसरी होते हैं वो कम हो जाएंगे, एंड इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी. तो देखते क्या न्यूज है. सो इफ टैप वाटर मीट्स BIS नॉर्म्स, सो आरओ सिस्टम विल बी बैंड. तो यहाँ पे BIS नॉर्म जहां पे भी मीट हो गए, तो देखो BIS क्या होता है, यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिया है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी. सो इट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपको पता ही होगा शायद. ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड and the body of Indian harmonious development activities standardization marking and quality certification के लिए होता है. And BIS has been provided traceability tangibility benefits of the national income. उसके क्या क्या और भी statements है वो भी देख लेना. Providing safe reliable quality of goods, health hazard, minimizing the health hazard, ये उनके कुछ objectives है. Promoting export imports, control or proliferations and standardization and certification. तो ये इनके कुछ पॉइंट्स है, आप प्लीज गो थ्रू दिस, आपको ये देखना है. बट हम न्यूज पे फोकस करते हैं. सो न्यूज में देखना है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पब्लिकेशन ऑफ ए ड्राफ्ट. एक्चुअली ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, मींस एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, तो वहां से ये नोटिफिकेशन हुआ है कि अगर BIS नॉर्म्स मीट कर रहे हैं वहां पे, तब आपको आरओ सिस्टम बैन किया जाएगा. So NGT had passed an order. तो NGT भी इसका एक रोल है. तो which prohibit the use of reverse osmosis purifies in place where total dissolved solid TDS. तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है. देखो, total dissolved solids in the supplied water are below 500 milligram per liter. ठीक है, तो ये देखो 500 milligram per liter तक अगर लिमिटेड है TDS, which prohibits the use of reverse osmosis, means RO का यूज प्रोहिबिट करेंगे in a place where TDS total dissolved solids in the supplied water are below 500 milligram per liter. अगर 500 से कम हो गए वहां पे ये जो सॉल्ट्स है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, तब आपको प्रोहिबिट किया जाएगा, बिकॉज उतने नेसेसरी होते हैं मिनरल्स वाटर में. नेक्स्ट इज द मोस्टली, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, the BIS drinking water norms are or has been subjected to conventional
फ्लो एक्युलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, देखो फ्लो एक्युलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में आपको जनरली उसके रिलेटेड ये प्रोसीजर्स को वो प्रोहिबिट कर सकता है। करंट BIS रेगुलेशन कंसिडर 500 मिलीग्राम लीटर पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर इन 1200 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ टोटल TDS। मतलब TDS, यहाँ पे TDS को रिलेटेड उतने मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस ऑल कंटेंट। सो NGT का क्या ऑर्डर है यहाँ पे दिया है, देखो। The proposed regulation is not final. Ministry awaiting comments from the public for 30 days, and after which it may incorporate the changes before it becomes a law. ठीक है, तो अभी तक ये प्रोसीजर में, बट जब हो जाएगा तब ये एरियाज में बैन किया जाएगा। सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। फरवरी के ये पार्ट 1 था, तो रिमेनिंग पार्ट्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 में हम मोस्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, लाइक CPCB पुल्स ऑफ 40 कोल प्लांट जो है उनको पुल अप किया है। देन मेघालय के रिलेटेड कुछ कोल माइनिंग लाइसेंसिंग रिलेटेड कुछ है। देन कावेरी डेल्टा टू बी डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन, ये भी कुछ न्यूज है इंपॉर्टेंट। Then India moves to include elephant bustard in global conservation list, etc. etc. ठीक है, so there are multiple news, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।